नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका यहाँ पर रोहित को लेकर पहले ही बहुत ही परेशान थी। उधर वो लैब में जाकर अब एनी से पूछती है कि वो उसने कागज़ के टुकड़ों का क्या किया। तभी एनी कहती है कि उन कागज़ के टुकड़ों में से एक टुकड़ा अभी भी गायब है। एनिका वहाँ पर एनी से बात कर ही रही थी, तभी एनिका को वहाँ पर कुछ चोपर्स के आने की आवाज़ सुनाई दी। अब जब अनिका ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो उन चोपर्स में से एक आदमी कहता है कि हमने यहाँ की लोकेशन का पता कर लिया है, अब हम यहाँ पर हमला करेंगे। अनिका अब समझ जाती है कि उनके दुश्मनों को उनकी लोकेशन अब मिल चुकी थी, क्योंकि जिस आदमी को वो रोहित समझकर यहाँ पर लेकर आए थे उसके द्वारा ही उन लोगों ने उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। इधर दूसरी तरफ रिया अपने ही रूम में गेम खेल रही थी। पहले के मुकाबले रिया ने ऑनलाइन गेम खेलना बहुत ही कम कर दिया था, क्योंकि वो उसे भी एक बात खल गई थी कि उसे भी अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। इसलिए उसके बाद से ही उसने इस गेम को खेलना छोड़ दिया था। लेकिन अब क्योंकि रोहित यहाँ पर नहीं था इसलिए वो रोहित को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी। इसी वजह से अब यहाँ पर रिया अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए ही गेम खेल रही थी। जब रिया ने गेम खेलना स्टार्ट किया था तो उसे वहीं पर ही एक स्टैचू कोने में खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस स्टैचू के से बार बार आवाज आ रही थी, प्लीज प्रेस मी एंड प्ले विद मी, प्लीज प्रेस मी एंड एंजॉय द गेम। रिया ने जब उस स्टैचू की तरफ देखा तो उस स्टैचू को देखकर रिया एकदम से हैरान हो जाती है और साथ में वो सरप्राइज भी होती है कि ये आखिर क्या है। गेम का नाम सुनते ही रिया ने उस स्टैचू में बने एक बटन को प्रेस कर दिया। जो वो स्टैचू उस बटन को प्रेस करने के लिए कह रहा था, जैसे ही बटन प्रेस हो गया और एक बड़ी सी स्क्रीन दीवार पर शो होने लगी। रिया एक एक करके अब सारे ही इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगी जो उस गेम को फॉलो करने के लिए पहले से ही बनाए गए थे। जैसे ही रिया ने इंटर करने किया तो रिया को स्पोर्ट्स कंपटीशन वाला दिन याद आ गया कि कैसे एनके ने उसे हराया था। रिया जान गई थी कि जिसने उसे हराया था वो कोई और नहीं बल्कि निखिल अंकल ही थे। रिया ने अपना फ़ोन निकाला और अब निखिल को फ़ोन लगाया। निखिल अपने ही काम में बिजी था। जब निखिल ने अपने फ़ोन में रिंग को देखा तो उस पे उसे रिया का नंबर फ्लैश हो रहा था। निखिल ने सोचा कि शायद रिया को कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए निखिल ने बिना टाइम वेस्ट किए अब रिया के कॉल को जल्दी से कनेक्ट किया। जैसे ही निखिल ने फ़ोन को उठाया तो सामने से रिया की आवाज़ आई, निखिल अंकल, उस दिन आपने मुझे गेम में हराया था, चलो क्यों ना आज फिर एक कंपटीशन हो जाए। निखिल अब समझता है कि शायद रिया अपने आप को खुद ज़्यादा ही बोर महसूस कर रही होगी। ऊपर से रोहित भी वहाँ नहीं था, इसलिए निखिल ने भी सोचा कि बच्ची है, इसलिए निखिल के पास भी अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था उस गेम को एक्सेप्ट करने के अलावा। हालांकि निखिल के पास अपने मिशन को लेकर बहुत ही काम था, लेकिन वो रिया को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए निखिल ने भी रिया के साथ खेलने के लिए हाँ कह दिया। जैसे ही निखिल ने रिया को खेलने के लिए हाँ कहा तो रिया ने निखिल को कहा कि वहाँ पर आपके कमरे में भी शायद एक स्टैचू मौजूद होगा जो मेरे कमरे में है, इसलिए आप उस स्टैचू के पास जाओ। जब निखिल ने रिया के बताए हुए इंस्ट्रक्शन को देखते हुए अपने कमरे में चारों तरफ देखा, क्योंकि निखिल ने पहले अपने कमरे को अच्छी तरह से चेक ही नहीं किया था, क्योंकि निखिल इस मिशन में इतना बिजी था कि उसे ये ध्यान ही नहीं था कि उसके कमरे में भी एक ऐसा स्टैचू है। जब निखिल उस स्टैचू के पास गया तो उसकी आंखें एकदम से लाल लाल नजर आ रही थी और उससे आवाज़ निकल रही थी, प्रेस द बटन एंड एंजॉय द गेम। जब निखिल रिया के द्वारा कहे हुए और उस स्टैचू के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्ट के अनुसार जब उस बटन को प्रेस करता है तो वहाँ पर सारे ही इंस्ट्रक्शन उस गेम को खेलने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले निखिल उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ता उससे पहले ही रिया निखिल को उस गेम से रिलेटेड सारे ही इंस्ट्रक्शन अपने आप ही बताने लग जाती है। यहाँ पर रिया की एक्साइटमेंट को देखकर अब निखिल भी समझ जाता है कि रिया इस गेम को खेलने के लिए कितनी ही उतावली हो रही है, इसलिए निखिल भी अब रिया की बातों को सुनते हुए साथ के साथ अब वो इंस्ट्रक्शन को खुद भी वहाँ पर रीड करता है, क्योंकि निखिल ने जैसे ही उस स्टैचू का बटन दबाया था तो उसी दीवार पर ही एक स्क्रीन शो होने लगी थी, जैसे कि वहाँ पर रिया के रूम में स्क्रीन शेयर हो रही थी।
इसलिए अब निखिल ने भी सारे ही इंस्ट्रक्शन को अब जल्दी से पढ़कर अब वो रिया को कहता है, ओके रिया, लेट्स स्टार्ट द गेम। ऐसा बोलकर निखिल ने जल्दी से अपने हेडफोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया और अब वो उस स्क्रीन को अपने टैब से भी कनेक्ट कर देता है और निखिल ने भी अब अभी इंटर के लिए बटन दबा दिया था। अब रिया और निखिल दोनों ही अब इस गेम में आ गए थे। निखिल ने जैसे ही देखा कि वो देखकर एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि जिसे रिया एक गेम समझ रही थी वो तो रियल वर्ल्ड है। जैसे ही सामने वाले चोपर ने रोहित के पैलेस पर अटैक किया तो एक बार के लिए तो अनिका और रैनी दोनों ही हैरान हो गई थी, लेकिन अब उनके पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था इस अटैक को का जवाब देने के लिए। इसलिए अब अनिका और रैनी दोनों ही अभी ये अटैक को रोकने के लिए अब एकदम से रेडी हो जाती है। वो इस अटैक के बदले में फिर से जवाब देने के लिए दोनों जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि उनके पैलेस में बनी एक स्टैचू ने अपने हाथ को उस चोपर की तरफ किया और उससे फायरिंग शुरू हो गई, क्योंकि जो स्टैचू वहाँ पर निखिल और रिया के कमरे में था वो कोई यहाँ पर नॉर्मल गेम नहीं था, बल्कि एक रियल वर्ल्ड का एक गेम था, जिसमें कि स्टैचू के द्वारा ही यहाँ पर ये लड़ाई शुरू की जा सकती थी। स्टैचू के द्वारा ही वो यहाँ पर दुश्मनों को आसानी से हरा सकते थे। शायद रोहित को इस बारे में आशंका पहले से ही हो गई थी, इसलिए रोहित ने सभी सिक्योरिटीज़ को और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस स्टैचू को सभी के कमरों में इंस्टॉल करवा दिया था, ताकि अगर महल के ऊपर कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो ये स्टैचू अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड में आ जाए और वो बस एक बटन को प्रेस करने के बाद अब वो सारी ही सिचुएशन को खुद ही संभाल ले, क्योंकि ये स्टैचू एक रोबोटिक स्टैचू थे जो इस जंग को आसानी से जिताने में हेल्प कर सकते थे। और इन सबको तो शायद इस स्टैचू के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन खेल खेल में रिया ने यहाँ पर अनिका की एक बहुत बड़ी ही हेल्प कर दी थी, जो खुद रिया ने भी नहीं सोचा था और अनिका भी इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती थी। जब उस स्टैचू से बहुत सारी गोलियां निकलकर अब उस चोपर की तरफ अटैक कर रही थी तो अब वहां पर बहुत जोरदार ही फायरिंग शुरू हो गई थी। एक तरफ से चोपर की तरफ से फायरिंग शुरू हो रखी थी, इधर से इन स्टैचू के द्वारा भी फायरिंग शुरू हो गई थी। ये देखकर अनिका और रैनी दोनों ही अब हैरान होकर एक दूसरे को देख रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनिका और रैनी ने तो कुछ किया भी नहीं था, उससे पहले ही यहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई थी। तभी अनिका को अपने कानों में लैब से कुछ आवाज आई। जैसे ही दोनों अब लैब में गई तो उन दोनों ने ही देखा कि लैब में बने दो स्टैचू जिनकी आंखें लाल थी वो अब गुस्से से उनकी आवाज निकल रही थी, प्लीज प्रेस माई बटन, प्लीज प्रेस माई बटन, जॉइन द गेम, वी हैव ओनली 2 प्लेयर्स, वी वोन दिस फाइट, जॉइन द गेम। वो स्टैचू बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा था। अब अनिका जब अंदर आती है तो एक पल के लिए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक AI वॉइस थी जो बार बार इंस्ट्रक्ट दे रही थी कि प्लीज प्रेस द बटन। एनी और अनिका अब दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रही थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब अनिका सारी ही सिचुएशन को देखकर समझने की कोशिश करती है, एनी ने जल्दी से बटन को प्रेस किया, क्योंकि एनी खुद एक रोबोट थी, इसलिए एनी समझ जाती है कि ये एक AI वॉइस और ये खुद एक रोबोट है। इसलिए वो सारे ही इंस्ट्रक्शन को समझकर अब जल्दी से अब उस स्टैचू के बटन को प्रेस कर देती है। ये देखकर भले ही अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि अनिका ने भी दूसरे स्टैचू के बटन को प्रेस किया, क्योंकि अब जब एनी ने उस बटन को प्रेस किया तो अनिका भी अब समझ गई थी कि हाँ, अब इसी के द्वारा ही शायद हमारी हेल्प हो सकती है, क्योंकि शायद रोहित ने ही इस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया है इस महल को बचाने के लिए। शायद रोहित को इसके बारे में पहले से ही पता चल गया होगा, लेकिन एक पल के लिए तो अनिका ये सोचती है कि आखिर रोहित के पास ये ऐसे स्टैचू आए कहाँ से। अनिका ये मन में सोचती है, तभी उसे ध्यान आता है कि अब आजकल तो रोहित की बात उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा से भी बहुत ही हो रही थी। इसलिए अनिका को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये जरूर यहाँ पर ये स्टैचू उसकी माँ के द्वारा ही बनाए हुए होंगे। और अब वो जल्दी से वो भी एक आत्मविश्वास के साथ अब उस गेम को ज्वाइन कर लेती है। अब रिया की टीम में 2 और मेंबर ज्वाइन हो गए थे, एक रिया थी, एक निखिल था, साथ में बैनी और अनिका ये दोनों भी ज्वाइन हो गए थे। इसे देखकर रिया वो बहुत ही खुश थी, बस एक रिया ही थी जो इस फाइट को एक गेमिंग वर्ल्ड का हिस्सा समझ रही थी। लेकिन बाकी सभी के चेहरे पर टेंशन थी, क्योंकि निखिल, अनिका और रैनी अच्छे से जानते थे कि ये कोई गेमिंग नहीं है, बल्कि ये एक रियल वर्ल्ड की फाइट है। अब तक रोहित के
पैलेस में जो बिल्डिंग में स्टैचू बने हुए थे एक्चुअल में वो सब एक तरह की मशीन गन को होल्ड किए हुए थे। अब तक अनिका, रिया, निखिल और एनी इन चारों ने ही मिलकर सारे ही स्टैचू का होल्ड अपने ही हाथों में ले लिया था। आसमान की फाइट को रिया ने निखिल के साथ मिलकर संभाल लिया था, तो वहीं जमीन की फाइट को अनिका और एनी ने संभाल लिया था। अनिका ने रिया को कमांड दिया कि पहले इसके सारे ही डोर्स और विंडोज को क्लोज करो और उनका होल्ड अपने हाथ में ले लो। अनिका के कहे के अनुसार रिया ने भी जैसे ही अनिका की कमांड को एक्सेप्ट किया और प्लेस के सारे ही डोर और विंडो को क्लोज कर दिया और सबकी सेफ्टी को इनसिक्योर किया यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड गेट पर थे उन्हें भी उनके चैम्बर में बंद कर दिया गया था, क्योंकि अनिका यहाँ पर किसी के लिए भी कोई भी रिस्क पैदा नहीं करना चाहती थी। इसलिए अनिका यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी खुद सेव करना चाहती थी, क्योंकि अब अनिका को विश्वास हो चुका था कि ये फाइट अब फिजिकली नहीं बल्कि इस फाइट को हम ऐसे ही जीत सकते हैं। अनिका ने सिक्योरिटी गेट में बने दोनों स्टैचू का होल्ड अब अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि इस पैलेस में जगह जगह पर ऐसे स्टैचू इंस्टॉल किए गए थे। जैसे ही एक गाड़ी से निकलकर कुछ लोग पैलेस में अटैक करने के लिए आए, तो अनिका ने उन सबको वहीं पर ही उनकी गाड़ी से उतरते ही वहीं पर इन स्टैचू के द्वारा मार गिराया था। ये देखकर जब रिया ने ये सब देखा कि वहाँ पर कुछ आदमी गाड़ी से निकले हैं और स्टैचू ने उन्हें मार गिराया है, तो ये देखकर तो रिया ने कहा, वाओ मम्मा, आप तो ऑनलाइन गेम में भी बेस्ट हो, क्योंकि रिया तो इसे एक गेम ही समझ रही थी, जबकि ये एक्चुअल में गेम नहीं था। एनी ने भी अब अपने पैलेस से कुछ मीटर पर दूर खड़ी गाड़ी में अटैकिंग पोजीशन ले ली थी और उस पर ही निशाना बना दिया था और कंटिन्यूसली अभी वो फायरिंग करने लगी। अभी तक रिया और निखिल ने भी अब तक दुश्मन के 10 चॉपर्स को ब्लास्ट कर चुके थे, क्योंकि आसमानी जंग यहाँ पर रिया और निखिल ही लड़ रहे थे। ये नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो पैलेस खुद अपने ही प्रोटेक्शन कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग इस फाइट को हैंडल कर रहे थे और स्टैचू वहाँ बाहर खड़े दुश्मनों को भी नहीं पता चला था कि आखिर उनसे फाइट कौन कर रहा है, क्योंकि दुश्मन इससे पहले कुछ भी सोच पाते उससे पहले ही उनके ऊपर अटैक हो जाता था। दुश्मनों को सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें महल के बाहर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर ये फायरिंग कहाँ से हो रही है। थोड़ी देर तक ऐसी फाइट होती जा रही थी कि रिया को भी अब इस गेम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था, क्योंकि रिया इसे गेम समझ रही थी इसलिए, लेकिन बाकी सब अभी भी टेंशन में थे। इसलिए सबने ही प्लेस के सारे ही डोरों को सब ध्यान से देख रहे थे, कभी कोई यहाँ डोर से अंदर आने की कोशिश तो नहीं करेगा। वो यहाँ पर स्क्रीन के द्वारा सभी ही डोर के आसपास चेक कर रहे थे, कहीं कोई डोर के आसपास तो छुप कर नहीं बैठा हुआ है। अनिका ने अब अपना आखिरी अटैक उनके कैमरे पर करती है और अब वो चैन की सांस लेती है, क्योंकि जब उनके कैमरे पर अटैक हो जाता है तो अब दुश्मन उन्हें नहीं देख पाएगा। अब सबके स्क्रीन पर ही मैसेज फ्लैश हो गया था कि वी वोन दिस वॉर, थैंक यू फॉर जॉइन अस, क्योंकि अनिका, निखिल और एनी और रिया यहाँ पर इस गेम को जीत चुके थे। अब तक वो सारे ही दुश्मनों का जिन्होंने महल के ऊपर अटैक किया था उन सब का स्पाया कर चुके थे। मैसेज करते ही वो स्टैचू अब फिर से नॉर्मल हो गया था। ये देखकर अनिका फटी हुई आंखों से बस देख रही थी। फिर उसने रोहित की बात याद आई कि इस पैलेस में कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें लगेगा कि तुम गेमिंग वर्ल्ड में आ गई हो। जैसे ही ये गेम खत्म हुआ तब अनिका को रोहित की ये बात याद आ गई। यहाँ एक तरफ जहाँ पर अनिका अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो वहीं पेरिस में ही एक घने जंगल में एक गुफा बनी हुई थी, जिसमें एक शख्स बड़े ध्यान से ही किसी को देख रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जैसे उस शख्स के चेहरे को उसने देखा, फिर उसको देखकर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उस आदमी को शायद होश आने लगा था। वो जल्दी से दौड़कर एकदम से बाहर चला जाता है। वो इतनी हड़बड़ी में बाहर जाता है कि वो यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं गंवाना चाहता था। और फिर वो किसी से कहता है, मैडम, यहाँ पर उस आदमी को होश आ गया है। एक्चुअली में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा था। जल्दी चलिए आप। और जिस औरत को वो आदमी मैडम कहता है वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा थी। और बूढ़े बाबा अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा को कहते हैं कि रोहित को होश आ गया है, जल्दी चलिए आप। वो
वो पिछले 4 दिन से बेहोश थे, इसलिए अब जब उन्हें होश आया है तो एक बार आप चलकर उन्हें देख लीजिए। मुझे लग रहा है उन्हें होश आ रहा है, जबकि उन्हें अभी अच्छी तरह से होश आया नहीं है। जैसे ही सामने खड़ी स्वाति मल्होत्रा ने ये सुना तो वो आसमान की तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही हो कि आखिरकार रोहित को होश तो आ गया। फिर वो वहाँ पर गुफा में बने उस कमरे की तरफ अंदर जाने लगी। जैसे ही उन्होंने बेड पर लेटे हुए रोहित मारवा को देखा, जो धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोल रहा था, ये देखकर स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर भी एक सुकून था, क्योंकि रोहित पिछले 4 दिन से यहीं इसी गुफा में बेहोश था। इसलिए स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर घबरा चुकी थी। हालांकि स्वाति मल्होत्रा खुद एक आयुर्वेदिक की जानकार थी। स्वाति मल्होत्रा ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से इलाज करना जानती थी जो शायद दुनिया में कोई भी नहीं जानता हो। लेकिन रोहित की जो अभी कंडीशन थी उसको देखकर तो एक पल के लिए भी स्वाति घबरा गई थी, क्योंकि अगर रोहित को कुछ भी हो जाता तो स्वाति मल्होत्रा अनिका को क्या जवाब देती, जबकि अनिका को तो अभी तक इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। जैसे ही रोहित ने अपनी आंखें खोली तो वो ये देखकर एकदम से हैरान हो गया कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि रोहित को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर कौन सी जगह है और ये यहाँ पर कैसे आया। जब रोहित वहां पर चारों तरफ देख रहा था तभी स्वाति ने ही रोहित से कहा, अभी ज़्यादा मत सोचो, अभी तुम्हारी रिकवरी नहीं हुई है और तुम्हारे लिए इतना सोचना तुम्हारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये कहते ही स्वाति ने रोहित को फिर से एक इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसी हालत में रोहित बिल्कुल भी अपने दिमाग पर प्रेशर ले या वो किसी भी तरह के बारे में कुछ भी पूछे, कुछ भी जाने या कोई भी टेंशन ले, जिससे इंजेक्शन के लगने के बाद थोड़ी ही देर में रोहित को फिर से उस इंजेक्शन की वजह से नींद आ गई। क्योंकि स्वाति चाहती थी कि जब तक रोहित की रिकवरी अच्छे से नहीं हो जाती तब तक वो ऐसे ही नींद से सोए, क्योंकि जब तक रोहित जगता हुआ रहेगा तो उसे अनिका की महल के बारे में वो चिंता करता ही रहेगा। इसलिए अब उन्होंने उसको एक नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। जब स्वाति मल्होत्रा के इंजेक्शन लगाने के बाद अब बूढ़े बाबा ने स्वाति मल्होत्रा से कहा, मैडम रोहित सर पूरी तरह से ठीक होने में अभी शायद उन्हें कुछ टाइम और लगेगा। अब स्वाति मल्होत्रा भी बूढ़े बाबा की इस बात पर अपना सिर हिलाती है। अब स्वाति मल्होत्रा रोहित के सिर पर अपना हाथ फेर रही थी, तभी स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा को कहती है, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। मैंने गोली को तो उसी वक्त निकाल दिया था, लेकिन उस गोली में जो केमिकल पहले से ही लगा हुआ था वो रोहित की बॉडी में फैलता ही जा रहा था। उससे ही ख़त्म करने में मुझे इतना वक्त लग रहा है क्योंकि आज से पहले मैंने इतना क्रिटिकल केस शायद अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये केमिकल ही कुछ ऐसा है कि इससे इंसान को बचा पाना नामुमकिन है। इसीलिए हमें इसका ट्रीटमेंट करने में शायद इतना वक्त लग गया है। बूढ़े बाबा ने अभी स्वाति से कहा, मैडम क्या हमें अनिका मैडम को सब कुछ इसके बारे में बता देना चाहिए। वो रोहित सर को लेकर कितना परेशान हो रही होगी। एक तो वहाँ पर उसके ऊपर बार बार हमले पर हमला हो रहा है, वो यहाँ पर ना तो रोहित को ढूंढ पा रही होंगी और ऊपर से अब वो वहाँ पर फाइटिंग में भी शायद अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही है। बूढ़े बाबा यहाँ पर अनिका की सिचुएशन को अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि जब से रोहित गायब हुआ था तब से अनिका के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो चुकी थी। हालांकि अनिका के लिए इन सब को सोल्व करना एक बाएं हाथ का खेल था, लेकिन पहले राजमहल के ऊपर अटैक होना, फिर उसके बाद जब वो 3-4 दिन तक वो लैब में अपने काम में लगी रहती है और उसके बाद अब फिर से अचानक से उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है, तो अनिका को भी खुद यहाँ पर, हालांकि अनिका को रोहित के बारे में बहुत ही चिंता हो रही थी, लेकिन वो रोहित को कुछ भी खोजे उसके लिए अब अनिका के लिए टाइम नहीं था। पहले वो अपनी फैमिली को, अपने महल को, सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर स्वाति उस गुफा से एकदम से बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि स्वाति वहाँ पर रोहित के पास किसी भी बात को डिस्कस नहीं करना चाहती। हालांकि रोहित वहाँ पर फिर से गहरी नींद में था, लेकिन स्वाति कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। अब स्वाति की बात सुनकर बूढ़े बाबा भी अब स्वाति मल्होत्रा के पीछे पीछे ही बाहर आ गए थे। स्वाति अब बड़े ही ध्यान से कुछ सोच रही थी। फिर स्वाति मल्होत्रा ने कहा, क्या अनिका रोहित की ये हालत देख पाएगी?
यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का की भी फिक्र जायज़ थी। अब जब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब बूढ़े बाबा भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता और वो कोई भी जवाब नहीं देते। इससे पहले बूढ़े बाबा कुछ भी सोचकर जवाब देते, स्वाति मल्होत्रा फिर से कहना शुरू करती है, कैसे कैसे कहूँगी मैं उसको कि उसकी माँ के नसीब में जो दर्द और जो तकलीफ़ लिखी हुई थी, मेरे हिस्से का वो दर्द और तकलीफ़ को रोहित ने ही अपने ऊपर ले लिया। अगर अनिका को कुछ भी पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ है तो हमें उसके यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में पूरा का पूरा सच अनिका को बताना पड़ेगा कि आखिर उस जगह पर हम सब वहाँ पर क्यों गए थे, क्या क्या करने के लिए गए थे। स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर बूढ़े बाबा के सामने यही सब कह रही थी। फिर बूढ़े बाबा स्वाति मल्होत्रा की बात को सुनने के बाद कहते हैं, पर मैडम आपने ही तो पेरिस पुलिस को फ़ोन करके सारी ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब इस बात का बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा इस बात का जवाब देते हुए फिर से कहती है कि अगर रोहित की ज़िंदगी का वहाँ पर सवाल नहीं होता तो मैं खुद ही उन लड़कियों को वहाँ से आज़ाद करवा लेती, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये कहते ही अब बूढ़े बाबा अब एकदम से शांत हो जाते हैं। बूढ़े बाबा अब समझ जाते हैं कि वहाँ पर पुलिस को स्वाति मल्होत्रा ने इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को यहाँ पर रोहित को भी बचाना था और अगर जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस उन लड़कियों को भी बचा लेगी। और हुआ भी यही। फिर वो अब दोनों ही अंदर चले जाते हैं। स्वाति भी अब अपनी लैब में जाकर अब वो अपना काम शुरू कर देती है। तभी स्वाति अपने सिस्टम पर देखती है कि उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आई थी। स्वाति मल्होत्रा ने जैसे ही उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया तो देखा कि अनिका का मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि माँ, मैं काफ़ी वक्त से रोहित के फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं रोहित का फ़ोन हैक नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप रोहित के फ़ोन को हैक करके मुझे उसकी लोकेशन बता सकती हैं क्या? हालांकि अनिका खुद एक इतनी बड़ी हैकर थी। अनिका के पास एक से एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, एक से एक न्यू गैजेट्स थे, लेकिन अनिका भी, क्योंकि एक तो अनिका के पास इतना समय भी नहीं था और ऊपर से अब अनिका इतनी चिंतित थी कि अनिका को अब यही लगता है कि उसे इसके बारे में अब अपनी माँ से हेल्प लेनी चाहिए। अब इसमें अनिका के मैसेज को पढ़कर अब स्वाति सामने लेटे हुए रोहित को देखती है और फिर रोहित के फ़ोन को थोड़ी देर बाद स्वाति अपने लैब से बाहर ले आती है। और स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन ही मन में सोचती है कि क्या उसे रोहित की कंडीशन के बारे में अनिका को सब सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि अनिका का ये रोहित के बारे में जानने का हक था कि रोहित कहाँ पर है। और यहाँ पर अनिका की चिंता भी लाजमी थी कि क्योंकि रोहित 4-5 दिन से गायब था और अनिका को उसके बारे में अब तक कुछ भी अता पता नहीं था। इसलिए अब स्वाति ने भी अब तक अंदाज़ा लगा लिया था कि अनिका बहुत ही परेशान होगी। इसलिए अब स्वाति ने भी अपने सामने ही बैठे हुए जब वो बाहर आई तो उसे वहाँ पर वही गरुड़ बैठा हुआ दिखाई दिया। तब वो उस गरुड़ की तरफ देखा और उसे आंखों में एक मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया। गरुड़ भी अब स्वाति की आंखों में ही देखकर अब उस मैसेज को अच्छे से जान गया था। इसलिए अब गरुड़ भी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। जो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और उस गरुड़ ने दोनों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर ली थी। जब वो सब कम्युनिकेशन होने के बाद अब गरुड़ ने भी अपनी लंबी उड़ान शुरू कर दी। यहाँ रोहित का पहले सब कुछ शांत हो चुका था। अब तक सारी ही लड़ाई अब तक अनिका जीत चुकी थी। जब तक किसी को भी पता चलता अनिका ने पूरा ही कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। आज अपने रूम में ही गेम खेलते हुए आज रिया भी बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि रिया के लिए ये गेम बिल्कुल ही नया था और रिया इसमें जीत गई थी। तो रिया के चेहरे की खुशी कुछ अलग ही थी। रिया अब दौड़ते हुए ही अपने नानू के कमरे में चली जाती है, क्योंकि रिया इतनी खुश थी कि वो अपने नानू को अपनी इस जीत को शेयर करना चाहती थी। जैसे ही रिया ने अपने नानू के रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो किसी ने अंदर से कुछ नहीं बोला। रिया एकदम से हैरान हो जाती है और वो धीरे धीरे अब डोर को खोलती है, क्योंकि डोर को खोलने से पहले कुछ टाइम तक रिया वहाँ पर इंतज़ार करती है कि उसके नानू जल्द से ही इस दरवाजे को खोल देंगे। लेकिन जब अंदर से ना कोई आवाज़ आई और ना ही किसी ने थोड़ी देर तक दरवाज़ा खोला, तब रिया अब धीरे धीरे दरवाजे को खोलती है और वो ये देखती है कि रिया के नानू और उसके दोनों भाई ध्यान से ही चेस गेम खेल रहे थे, क्योंकि वो तीनों ही गेम में इतने बिजी हो रखे थे कि उन्हें दरवाजे पर नॉक की आवाज़ को भी सुनाई नहीं किया। धीरे धीरे रिया जब उनके पास गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ रिया के नानू और उसके दोनों भाई किसी गहरी सोच में थे। रिया जानती थी कि ये गेम नाइट से ही चल रहा है और मॉर्निंग में भी
लास्ट के और मॉर्निंग के भी यहाँ पर 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं। रिया ने अब वहाँ सबसे कहा, अरे अब बस भी कीजिए, कोई मेरी बात भी तो सुनो। जैसे ही रिया ने ये कहा तो उस रूम में बैठे हुए सभी लोग अब रिया की ओर देखने लगते हैं। रिया खुशी से अब अपनी जो गेम उसने अभी अभी खेल कर वो आई थी और जिसमें उसने जीत भी हासिल की थी, वो अब अपने एक्सपीरियंस अब उन सब से शेयर करने लग जाती है। किसी ने भी यहाँ पर रिया की बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उन्हें तो खुद यकीन नहीं आ रहा था। सबको लगा कि रिया अपने गेमिंग वर्ल्ड की ही बात कर रही है, लेकिन अनिका, एनी और निखिल ही जानते थे कि अभी कितना बड़ा खतरा उनके ऊपर से टला है और उन सब के ऊपर शायद अभी भी और भी खतरा हो। अनिका अब तक अपने रूम की बालकनी में खड़ी अपनी माँ के मैसेज का ही वेट कर रही थी, क्योंकि अब रोहित के मिलने की अनिका को सिर्फ एक वहीं से ही उम्मीद थी, क्योंकि अनिका ने सोचा था कि उसकी माँ की नज़र हर वक्त उनके ऊपर ही होती है, तो हो ना हो उनकी माँ को उसके बारे में ज़रूर ही पता होगा। लेकिन अनिका के मन में यही सब सवाल था कि आखिर इस पैलेस को किसने बनाया है, जो यहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी, हर यहाँ पर दुश्मन की हर एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हर एक इक्विपमेंट है जिसके द्वारा दुश्मन को आसानी से हराया जाता है। अनिका अभी इसी सोच में ही थी कि उसकी नज़र आसमान में उड़ रहे एक गरुड़ पर पड़ी। जैसे ही वो गरुड़ अब वहाँ पर अनिका की बालकनी के पास आए तो अनिका बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगी। वो वहाँ पर वो गरुड़ आकर अब अनिका की बालकनी के पास वहीं पर जो एक पेड़ था वहाँ जाकर अब वो उसकी एक टहनी पर बैठ जाता है। अब अनिका भी अपनी बालकनी से अब उस पेड़ पर बैठे हुए गरुड़ की आंखों में देखने लग जाती है। वो गरुड़ लगातार अनिका की तरफ ही देख रहा था। अनिका भी अब उसकी आंखों में अब वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगे थे। अब अनिका उसके मैसेज को समझ रही थी। यहाँ पर अनिका के एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे थे। कुछ वक्त के बाद अब गरुड़ वहाँ से उड़ जाता है, क्योंकि गरुड़ अब तक अपना संदेश अनिका को दे चुका था। गरुड़ के उड़ जाने के बाद जैसे ही अनिका ने उसके मैसेज को समझा, तभी अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसके चेहरे पर एक सुकून था। अनिका ने सोचा कि वो एनी से मिलेगी। जैसे ही अनिका बेसमेंट में एनी से मिलने के लिए गई तो उसने देखा कि एनी बड़े ही ध्यान से उस स्टैचू को देख रही थी, उसे ऑब्जर्व कर रही थी। अनिका ने एनी से कहा, लगता है तुम्हारी पजल सोल्व हो गई है, इसलिए तुमने एक नई पजल को ढूंढ निकाला है। अनिका की बात सुनकर अब एनी ने जब अनिका की बात सुनी तो वो हैरानी से फिर से एनी की तरफ देख रही थी। आखिर अनिका मैडम उसे क्या कहना चाहती है। एनी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि एनी थी तो एक मशीन ही, कमांड या लॉजिक्स को ही समझती थी। एनी अब अनिका से कहती है, मैडम आप मुझे साफ साफ बताइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं, आप क्या कह रही हैं। अनिका अब कहती है, कुछ नहीं एनी, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये थोड़ी देर के लिए यहाँ से कहीं बाहर जाना है, इसलिए पूरे ही पैलेस की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं तुम्हें देकर जाती हूँ। पूरे पैलेस को सिक्योरिटी कैसे देनी है ये तुम अब अच्छी तरह से जानती हो। अनिका की अब इस बात पर एनी कहती है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। लेकिन अब जब अनिका वहाँ से जाने लगती है तब एनी पीछे से कहती है, मैडम लेकिन आप अकेली नहीं जा सकती। एनी की बात सुनकर अब अनिका पीछे पलटती है और कहती है, लेकिन क्यों। तब एनी कहती है, मैडम खतरा बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपने साथ जॉन को लेकर जाएं फॉर योर सेफ्टी। अनिका अब एनी से कहती है, देखो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम और जॉन इस पैलेस को पर ध्यान रखना, क्योंकि जैसे हमला हमारे ऊपर अभी सुबह सुबह ही हुआ है वो दोबारा से भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पैलेस की सेफ्टी को रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जल्द ही वहाँ से आने की कोशिश करूँगी और हाँ मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ, डोंट वरी। ये कहते हुए ही अनिका अब वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल जाती है और अब उसने अपना जंपसूट और मास्क पहन लिया था ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए और वो अपने पैलेस से बाहर निकल गई। अनिका ने अपने बेसमेंट से एक गाड़ी निकाली और वो वहाँ से जल्द निकल गई। कुछ देर तक पेरिस की सड़कों पर अपनी गाड़ी को चलाने के बाद अनिका ने अपनी गाड़ी को एक घने जंगल के पास रोक दिया था, क्योंकि जब से अनिका को यहाँ पर रोहित के बारे में पता चला था तब से अनिका अब अपने आप को रोक नहीं पाई थी। वो जल्द से जल्द अपनी माँ और रोहित से मिलना चाहती थी और वो एक घने जंगल के पास अब तक पहुँच चुकी थी। कुछ देर तक चलने के बाद अब अनिका उस जंगल में किसी का वेट करने लगी। तभी किसी ने वहाँ पर आकर अनिका से कहा, जल्दी से मेरे पीछे आओ। अनिका जैसे ही उस शख्स के पीछे पीछे
चल रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज़ बूढ़े बाबा की थी। अनिका के मन में भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अनिका ने सोचा कि वो पहले अपनी माँ से मिलेगी। यहाँ पर शायद हो सकता है बूढ़े बाबा को भी उन सब सवालों का पता नहीं हो। हालांकि बूढ़े बाबा को स्वाति मल्होत्रा के हर एक कदम का, हर एक बात का पता रहता था, लेकिन अनिका ये सब अपनी माँ के मुंह से ही सुनना चाहती थी। जैसे ही अनिका अब उस गुफा के अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी माँ कुछ जरूरी काम कर रही थी। अनिका अब अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। स्वाति मल्होत्रा को अनिका के आने का आभास हो जाता है। अब स्वाति मल्होत्रा ने भी अपने काम को छोड़कर अब अनिका को देखने लगी। अनिका वहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो चुकी थी। अनिका ने अब अपनी माँ से कहा कि कितने वक्त के बाद मैं आपको देख रही हूँ। ये कहते हुए ही अनिका ने अब स्वाति को गले लगा लिया और अनिका के मुंह से बस रोहित का ही नाम ही निकलता है और अब वो अपनी माँ के सामने अपने आंसुओं को नहीं छुपा पाई। हालांकि अनिका अपनी इमोशंस को छिपाने में बहुत ही माहिर थी, लेकिन वो अपनी माँ के सामने अब अपने इमोशंस को नहीं छुपा पाई। पिछले 1 महीने से अनिका के इमोशंस में बहुत उतार चढ़ाव हुए थे। अनिका को लगा कि उसकी माँ रोहित को ढूंढने में उसकी मदद करेगी, क्योंकि उस गरुड़ ने अनिका को बस स्वाति की लोकेशन बताई थी और उससे कहा था कि वो जल्द ही अपनी माँ से मिले। उस गरुड़ से के द्वारा स्वाति मल्होत्रा ने रोहित के बारे में कोई भी मैसेज शेयर नहीं किया था। स्वाति ने भी अब अनिका के मन को समझ लिया था और अब अनिका से कहने लगी कि उस रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे सारे ही सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अनिका ने अब बिना कोई स्वाति मल्होत्रा से सवाल किए वो अपनी माँ की बात को मानते हुए ही अब उस रूम की तरफ जल्दी से बढ़ने लग जाती है। जैसे ही अनिका अब उस रूम के अंदर जाती है तो उसकी नज़र बेड पर लेटे हुए रोहित पर जाती है और वो अब एकटक बस रोहित को ही देखते रह जाती है। अनिका के कदम एकदम से वहीं पर ही जम जाते हैं, मानो अब उसके कदम इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हों। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रोहित यहाँ पर कैसे आया और रोहित की ऐसी हालत कैसे हुई। रोहित को ऐसे इस कंडीशन में देखकर अब अनिका की आंखों से आंसू आने लगे थे। वो अब उसके आंसू अब इतनी जोर से बहने लगे थे कि अब वहाँ पर जमीन में भी उसके आंसुओं की कुछ बूंदें टपक चुकी थी। अनिका को ऐसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा ने जाकर अब अनिका को एकदम से गले से लगा लिया था। अपनी माँ को गले लगाकर अब अनिका फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि रोहित को खो देने के ख्याल से ही अब अनिका कांप उठती थी। पीछे भी जब दमयंती देवी के और वहां पर अक्षय वर्मा के द्वारा कहे हुए बातों से जब उसे पता चला था कि आकाश को टारगेट नहीं बल्कि यहाँ पर रोहित को टारगेट बनाया गया था, तब भी अनिका रोहित को खो देने के डर से ही कांप गई थी। और यहाँ पर रोहित की ऐसी हालत देखकर तो अनिका एकदम से टूट चुकी थी। स्वाति अब अनिका को गले लगाकर अब उसे शांत करने लगी। कुछ ही देर बाद अनिका अब अपने आप को संभालती है। अब अनिका ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ है रोहित को? अब अनिका के इस सवाल पर स्वाति कुछ देर तक खामोश थी। स्वाति ने अब अनिका से कहा कि तुम थोड़ी देर रोहित के पास बैठो, मुझे कुछ काम है। ये कहते हुए अब स्वाति मल्होत्रा अपने लैब के पास चली गई थी। स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर अनिका को रोहित के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अनिका अब रोहित के पास जाकर बैठ गई। अनिका के मन में इतने सवाल थे कि उसका बस चलता तो वो रोहित को अभी उठा देती और उसे सारे ही सवाल पूछ लेती कि आखिर रोहित को हुआ क्या है, कैसे हुआ है और उसके बारे में अनिका को अब तक क्यों नहीं पता था। अनिका के दिमाग में एक बात अचानक से आई कि अगर रोहित इस हालत में है तो उसकी माँ के साथ ही है, तो फिर उस नकली रोहित को किसने भेजा। इन सारी ही बातों को अपने दिमाग से हटाकर अब पहले अनिका रोहित को अपने आप से ही एग्जामिन करने लगती है। तभी अनिका ने देखा कि एक गोली रोहित के सिर के पीछे के हिस्से में लगी हुई है और दूसरी गोली रोहित के पीठ पर। ये देखकर तो अनिका ये समझ गई थी कि जिसने भी ये गोली चलाई है उसने रोहित को पीछे से वार किया है, ना कि सामने से, क्योंकि दोनों ही गोली पीछे की तरफ लगी थी, एक उसके सिर में और दूसरी उसकी पीठ में। अनिका के मन में अब सवाल बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी अनिका की नज़र अंदर आती हुई स्वाति मल्होत्रा पर जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अब दोबारा से उनके रूम में आ गई थी। स्वाति के हाथों में 2 इंजेक्शन थे। जैसे ही स्वाति अनिका के सामने आई तो स्वाति मल्होत्रा ने अनिका से कहा, तुम अगर चाहो तो तुम ये इंजेक्शन रोहित को लगा सकती हो। अनिका ने स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब स्वाति मल्होत्रा ने अनिका से कहा, एक इंजेक्शन रोहित के दिल के पास लगाना है और दूसरा उसके सिर पर। और स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अनिका ने कहा, अब तक तो मैं भी समझ गई
हूँ। स्वाति ने अब मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहोगी? अनिका ने अब जवाब दिया, आप चलिए मैं आती हूँ ये इंजेक्शन लगाकर। स्वाति के कहे अनुसार अब अनिका ने एक इंजेक्शन की एयर बबल्स को निकाला और एक इंजेक्शन रोहित के सीने में लगा दिया और दूसरे इंजेक्शन को उसके सिर पर लगा दिया। कुछ देर तक अनिका बस रोहित को ऐसे ही देखती रही, क्योंकि अब वो उस इंजेक्शन का असर देखना चाहती थी। फिर कुछ देर बाद अपने सवालों के साथ अब वो उस रूम से बाहर आ गई। रूम से बाहर आने के बाद अब अनिका यहाँ पर अपनी माँ के पास आ जाती है। अनिका ने बाहर आने के बाद स्वाति मल्होत्रा से एक बार फिर से वही सवाल पूछा कि क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर रोहित के साथ क्या हुआ है, रोहित की हालत ये ऐसे कैसे हुई है, कौन था वो जिसने रोहित को गोली लगाई। अनिका के एकदम से अपने सवालों की बरसात कर देती है। अनिका के ये सवाल सुनकर अब बूढ़े बाबा स्वाति को अब हैरानी से देखने लग जाते हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा तो खुद ये कह रही थी कि अगर अनिका को पता चलेगा तो अब उन्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। बूढ़े बाबा इसी कंफ्यूजन से स्वाति मल्होत्रा को देखते हैं कि क्या यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अनिका को सब कुछ सच सच बताएगी या नहीं। अब स्वाति के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आता। तब स्वाति ने अनिका से कहा, पहले कुछ खा लो बेटा। अब अनिका अपनी माँ की ये बात सुनकर अनिका ने फिर से एक बात कही कि आप जानती हैं कि कल एक इंसान रोहित की शक्ल के साथ हमारे पैलेस में आ गया था। अनिका की इस बात पर स्वाति ने कहा, वो आया नहीं था, वो भेजा गया था। अनिका अब एकदम से हैरान हो जाती है कि उसकी माँ को इसके बारे में पहले से ही पता था। की बात सुनकर अब अनिका एकदम से हैरान हो जाती है। वो एकटक स्वाति की तरफ ही देखती रहती है। अब स्वाति वहाँ से फिर से जाने लग जाती है कि तभी अनिका ने कहा, अब मुझे समझ में आया है कि आखिर क्यों मैं रोहित के फ़ोन को हैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रोहित के फ़ोन को तो क्योंकि रोहित का फ़ोन तो आपकी सिक्योरिटी में था। अनिका की इस बात पर स्वाति सिर्फ एक स्माइल दे देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अनिका से ज़्यादा एक अच्छी हैकर, अच्छी डॉक्टर सिर्फ एक उसकी माँ ही हो सकती है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी शील्ड नहीं थी जो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाए और उस शील्ड को हैकिंग के द्वारा अनिका नहीं तोड़ पाए। लेकिन अब अनिका सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि पिछले दिनों में अनिका ने भी रोहित को फ़ोन को हैक करने की बहुत सारी ही कोशिशें की थी, लेकिन अब तक वो उसके फ़ोन को हैक नहीं कर पाई थी। और स्वाति मल्होत्रा ने उसके फ़ोन को ना हैक करने के लिए एक ऐसी शील्ड से प्रोटेक्ट कर दिया था ताकि अनिका को रोहित के बारे में अभी कुछ भी पता ना चले, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अच्छे से जानती थी कि अगर अनिका रोहित को इस हालत में देखेगी तो उसका क्या हाल होना है। इसलिए ही स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर रोहित के फ़ोन में ये शील्ड लगा दी थी। मल्होत्रा तो अब तक वहाँ से चली जाती है, लेकिन बूढ़े बाबा अभी भी वहीं पर ही मौजूद थे। इसलिए अनिका अपनी सवालिया नज़रों से अब बूढ़े बाबा को देखती हैं कि शायद बूढ़े बाबा ही अब अनिका को कुछ बता सकते हैं। अब बूढ़े बाबा जवाब देते हैं, क्या तुमने वो न्यूज़ देखी है जिसमें कम से कम 100 प्रेग्नेंट लड़कियों को वहाँ से आज़ाद कराया गया था? अनिका बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका को भी अब तक इस खबर के बारे में पता था और भूमिका ने भी उसके बारे में बताया था। बूढ़े बाबा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं था, उन लड़कियों को आज़ाद करवाया गया था, ना कि वो खुद हुई थी। ये काम तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे पति ने ही किया था। अनिका भी अब समझ जाती है कि क्योंकि जब अनिका को भूमिका से इसके बारे में पता चला था तो अनिका के भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि आखिर यहाँ पर पेरिस पुलिस और दिल्ली पुलिस को इन लड़कियों के यहाँ पर होने के बारे में सूचना किसने दी है। लेकिन बूढ़े बाबा की बात को सुनकर अब अनिका सब कुछ समझ जाती है। अब अनिका फिर बूढ़े बाबा की तरफ ही देख रही थी कि शायद बूढ़े बाबा अब अपनी बात को आगे भी बढ़ाएंगे। अब बूढ़े बाबा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, माँ और तुम्हारे पति ने अपने किसी करीबी को बचाने में ये सब किया है, इसमें रोहित सर की जान पर भी बनाई थी। अब अनिका हैरानी से बूढ़े बाबा को देख रही थी। बूढ़े बाबा ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी अपनी माँ को फाइट करते हुए देखा है? अनिका ने भी अब इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने सिर्फ सुना है, ना कि उन्हें कभी देखा है। अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैंने काफ़ी वक्त के बाद देखा है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा की लड़ाई को मैंने इतने अरसे के बाद देखा है। मैडम ने रोहित सर के साथ मिलकर वहाँ पर फाइट की थी। अनिका ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर अनिका ने पूछा कि किसको बचाने में रोहित की ये कंडीशन हुई है और किसकी वजह से रोहित इस कंडीशन में पहुंच गया। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब
मुझे बचाने के लिए, क्योंकि जब अनिका बूढ़े बाबा से बात कर रही थी तब स्वाति मल्होत्रा फिर से वहां पर आ गई थी। और जब अनिका ने ये क्वेश्चन रेज किया तो स्वाति मल्होत्रा ने पीछे से कहा कि मुझे बचाने के लिए। अनिका ने जब पीछे देखा तो उसकी माँ थी। अब अनिका हैरानी से बस स्वाति मल्होत्रा को ही पीछे मुड़कर देखती रहती है कि ये कैसे हो सकता है। अनिका जानती है कि अगर कोई अनिका से भी बेस्ट फाइटर है तो वो उसकी माँ है उसकी माँ है स्वाति मल्होत्रा। अब स्वाति मल्होत्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कर्नाटक आइलैंड में जब तुम पर उस गैस का अटैक हुआ था तो तुम भी तो वहां से भाग सकती थी, खुद को बचा सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं जान सकती हूँ क्यों? अब अपनी माँ की इस बात का जवाब देते हुए अनिका कहती है कि क्योंकि मुझे उन लोगों को बचाना था और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप को बचाने के लिए इतने सारे लोगों को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी जान से ज़्यादा कीमती उन लोगों की जान थी और मैं किसी को ऐसे ही बेफालतू में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी जो लोग वहां पर कैद थे। अनिका की इस बात पर अब स्वाति सिर्फ मुस्कुरा देती है। अब स्वाति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम रोहित को यहाँ से लेकर जा सकती हो। अपनी माँ की ये बात सुनकर अनिका समझ गई थी कि हमेशा की ही तरह उसकी माँ अब उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। अनिका अब फिर से बूढ़े बाबा की तरफ देखती है तो बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा, अब तुम उस रात की पूरी कहानी रोहित सर के मुंह से ही सुन लेना जब यहाँ पर रोहित सर को होश आ जाए। बूढ़े बाबा ने अब अनिका से पूछा, मैडम आप कैसे आई हैं, अपनी गाड़ी से या? अनिका ने भी अब बूढ़े बाबा से कहा कि हाँ, मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ। अब अनिका की बात सुनकर अब स्वाति ने कहा कि तुम ये गाड़ी लेकर जाओ और हो सके तो उस गाड़ी को वहीं छोड़ दो। अपनी माँ की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती है कि जिस गाड़ी से वो यहाँ पर आई है हो सकता है वो किसी भी उसके दुश्मन ने देख भी लिया हो। हालांकि अनिका पूरी सिक्योरिटी के साथ बचते बचाते हुए यहाँ तक आई थी।